जय हिंद। यूपीएससी प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग। 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स है और इसी बैकड्रॉप में आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन। डेली रिवीजन की इस सीरीज़ में पिछले एक साल में यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहे हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है और आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूरो राइट्स के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे फ्लोर टेस्ट के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से ही कर दिया करो, याद से कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अब शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में बातचीत क्यों हो रही है? बिकॉज पाकिस्तान का एक नेशनल है मोहम्मद आरिफ, और ये जो मोहम्मद आरिफ है ये साल 2000 में हमारे रेड फोर्ट के ऊपर टेररिस्ट अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन टेररिस्ट अटैक्स के लिए इसको सुनाई गई डेथ पेनल्टी। और पिछले साल मोहम्मद आरिफ ने प्रेसिडेंट के सामने एक मर्सी पिटीशन फाइल करी, लेकिन इस मर्सी पिटीशन को प्रेसिडेंट ने बट ऑब्वियस सी बात है रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तब से डिस्कशन में आई पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पॉलिटी की क्लासेस में फॉर श्योर आपने पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स में क्या कहा गया है। सबसे पहले सवाल आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात की गई है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में? आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में बात की गई है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के बारे में, और क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी पनिशमेंट को, किसी भी सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस कोर्ट मार्शल के तहत सुनाया गया है, अगर वो सेंटेंस यूनियन लॉ के वायलेशन के लिए सुनाया गया है, अगर वो सेंटेंस डेथ सेंटेंस है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 72 में बात की गई है। और प्रेसिडेंट किन केसेस में पार्डन कर सकते हैं? एक तो कोर्ट मार्शल के केसेस में पार्डन कर सकते हैं, यूनियन लॉ के ऑफेंस के चलते जो केसेस हैं, जो पनिशमेंट है, उनमें पार्डन कर सकते हैं, और डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल 72 है इसमें कई सारे टर्म्स भी दिए हुए हैं। ये जो टर्म्स हैं ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स का भी मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट फॉरगिवनेस, कि प्रेसिडेंट ने पूरे तरीके से आपको माफ़ कर दिया तो टर्म यूज़ किया जाएगा पार्डन। दूसरा टर्म है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस है उसको टेम्परेरी तौर पे डिले कर दिया गया है, उसको टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है। तीसरा टर्म है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेशल केस के चलते आपका जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या कोई ऐसी वीमेन है जो कि प्रेग्नेंट है, तो ऐसे स्पेशल केसेस के चलते जब आपके सेंटेंस को रिड्यूस किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो उसे बुलाया जाता है रेस्पाइट। चौथा टर्म है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि जो पनिशमेंट की सीवियरिटी होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, लेकिन कन्विक्शन को चेंज नहीं किया जाता है, कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता है, लेकिन जो पनिशमेंट की सीवियरिटी होती है उसको कम कर दिया जाता है इन रेमिशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस है उसके एग्जीक्यूशन को टेम्पररी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है। और लास्ट टर्म है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर ही चेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी को डेथ सेंटेंस मिला था लेकिन उसको बदल के कर दिया गया क्या? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो कम्यूटेशन में कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया जाता है। ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पार्डन का मतलब क्या है? कंप्लीट फॉरगिवनेस। रिप्राइव का मतलब क्या है कि टेम्परेरी तौर पे आपका जो पनिशमेंट है उसको डिले कर दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। रेस्पाइट का मतलब क्या है कि किसी स्पेशल केस के चलते
आपके सेंटेंस को रिड्यूस कर दिया गया है। रेमिशन का मतलब क्या है कि आपके पनिशमेंट की सीवियरिटी को कम कर दिया गया है, लेकिन कन्विक्शन को चेंज नहीं किया गया है। सस्पेंशन का मतलब क्या है कि आपका जो सेंटेंस है उसके एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है। और लास्ट टर्म है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में जो आपका पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर ही चेंज कर दिया जाता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। उनको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट 2-3 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? जब प्रेसिडेंट का डिसीजन आर्बिट्री हो, इरेशनल हो, मेलाफाइड हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लिमिटेड तौर पे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, इन जनरल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, केहर सिंह केस ऑफ 1988, और इस केहर सिंह केस ऑफ 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो पार्डन करने की पावर है ये एक्ट ऑफ ग्रेस है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। कोई कन्विक्ट जाके ये नहीं बोल सकता कि मुझे पार्डन करो ही करो, ये मेरा मैटर ऑफ राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको पार्डन किया जा रहा है वो एक्ट ऑफ ग्रेस है, आपके ऊपर दया की जा रही है, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। अच्छा, अगर किसी को मर्सी पिटीशन फाइल करनी है प्रेसिडेंट के सामने पार्डनिंग के लिए, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहले उस इंसान को रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट के सामने। कोर्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपने जो डिसीजन दिया है एक बार उसको रिव्यू कर लो प्लीज़, क्या पता आप ही कम कर दो। लेकिन अगर कोर्ट कन्विक्ट की रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर देता है तो इस डिसमिसल की जानकारी उस कन्विक्ट को दी जाती है। कौन देता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल देता है। और जैसे ही जानकारी मिलती है उसके विदिन 7 डेज में कन्विक्ट को अपनी मर्सी पिटीशन फाइल करनी होती है प्रेसिडेंट के सामने। और प्रेसिडेंट जो है डिसीजन लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से डिसीजन नहीं लेता। प्रेसिडेंट काम करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमें पता है। और हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, डिटेल में चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, ये दिमाग में रखना। अच्छा, पार्डनिंग पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास में भी होती हैं और गवर्नर के पास में भी होती हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स की बातचीत की गई है आर्टिकल 72 में, और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स की बातचीत की गई है आर्टिकल 161 में। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर सेंट्रल लॉ के वायलेशन के चलते कोई पनिशमेंट दिया गया था तो पार्डनिंग पावर्स किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। अगर स्टेट लॉ के वायलेशन के चलते कोई पनिशमेंट दिया गया था तो पार्डनिंग पावर किसके पास में है? गवर्नर के पास में है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सेंट्रल लॉ के केस में पार्डनिंग पावर्स किसके पास में होती है? प्रेसिडेंट के पास में। और स्टेट लॉ के केस में पार्डनिंग पावर्स किसके पास में होती है? गवर्नर के पास में। दूसरा, प्रेसिडेंट इकलौती अथॉरिटी है जो कि डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि डेथ सेंटेंस को पूरे तरीके से पार्डन कर सकते हैं। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, गवर्नर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट इकलौती अथॉरिटी है जो कि डेथ सेंटेंस को पूरे तरीके से पार्डन कर सकता है। और अगर कोई सेंटेंस कोर्ट मार्शल के तहत सुनाया गया है तो उसमें भी पार्डनिंग पावर्स किसके पास में होती हैं? प्रेसिडेंट के पास में होती हैं। कोर्ट मार्शल के केस में गवर्नर के पास में कोई भी पार्डनिंग पावर्स नहीं होती हैं। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बीच में, इनको भी दिमाग में रखना। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने कई सारे लोगों को पार्डन किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है। देखो, हमारे प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं उनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 72 में। कहाँ बातचीत की गई है? आर्टिकल 72 में। यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्डनिंग पावर्स की बातचीत की गई है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 2 के आर्टिकल 2 में। कहाँ बात की गई है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 2 के आर्टिकल 2 में। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो फेडरल और स्टेट क्राइम्स दोनों के लिए पार्डन कर सकते हैं। फेडरल और स्टेट क्राइम्स दोनों के लिए पार्डन कर सकते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है वो सिर्फ फेडरल क्राइम्स के लिए ही पार्डन कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ फेडरल क्राइम्स के लिए ही पार्डन कर सकता है। हमारे प्रेसिडेंट फेडरल और स्टेट क्राइम्स दोनों के लिए पार्डन कर सकते हैं। हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि डेथ सेंटेंस को पूरे तरीके से पार्डन कर सकता है।
और वो डेथ सेंटेंस भले ही सेंट्रल लॉ के तहत हो, भले ही स्टेट लॉ के तहत हो, पूरे तरीके से पार्डन करने की परमिशन या पावर किसके पास में है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ फेडरल डेथ सेंटेंसेस को पार्डन कर सकता है। जो स्टेट क्राइम्स होते हैं उनमें पार्डन करने की पावर होती है वहां पे गवर्नर के पास में। तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ फेडरल डेथ सेंटेंसेस को पार्डन कर सकता है, स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में पार्डन नहीं कर सकता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है वो बेहद पावरफुल होता है, वो यूनिलैटरली एक्ट करता है, वो अपनी इच्छा से एक्ट करता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पार्डनिंग पावर्स को लिमिटेड तौर पे जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, अभी हमने देखा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है उसके भी पार्डन करने को कोर्ट्स रिव्यू कर सकते हैं अगर उनको लगे कि करप्शन हुआ है, अगर उनको लगे कि अब्यूज ऑफ पावर हुआ है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है उसकी भी पार्डनिंग पावर्स को लिमिटेड तौर पर रिव्यू किया जा सकता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीच किए गए किसी भी इंसान को पार्डन नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने अगर किसी इंसान को इम्पीच किया है, किसी को रिमूव किया है, तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन नहीं कर सकते हैं। सेम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की कंडीशन है कि वहां पे अगर कांग्रेस ने किसी को इम्पीच कर दिया है तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट पार्डन नहीं कर सकता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्डन के साथ साथ रिप्राइव भी कर सकते हैं, रेमिशन भी कर सकते हैं, कम्यूटेशन भी कर सकते हैं, रेस्पाइट भी कर सकते हैं। सेम यूनाइटेड स्टेट्स के केस में है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन भी कर सकता है, रिप्राइव भी कर सकता है, कम्यूट भी कर सकता है, रेमिशन भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इसमें कुछ, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे लोगों को पार्डन किया है तो ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको भी थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की बातचीत हो गई। फिर इसके बाद बात आती है न्यूरो राइट्स। न्यूरो राइट्स क्या होते हैं? न्यूरो राइट्स प्रपोज्ड सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। न्यूरो राइट्स प्रपोज्ड सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, और ये जो सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं इनको डिजाइन क्यों किया गया है? इनको डिजाइन किया गया है मेंटल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको डिजाइन किया गया है पर्सनल आइडेंटिटी को सेफगार्ड करने के लिए। इनको डिजाइन किया गया है फ्री विल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट करना है न्यूरो टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट में। न्यूरो टेक्नोलॉजीज जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस होते हैं, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशंस होते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि दिमाग में बहुत सारे तार लगा दिए जाते हैं और ब्रेन को मैप करने की कोशिश की जाती है, ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश की जाती है, और इन स्टडीज के बेसिस पे इंसान को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की जाती है। इन्हीं को बुलाया जाता है न्यूरो टेक्नोलॉजीज। और जैसे जैसे ये न्यूरो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं वैसे वैसे एक खतरा भी डेवलप हो रहा है कि आगे चल के लोगों की मेंटल प्राइवेसी के साथ में छेड़खानी की जाएगी, पर्सनल आइडेंटिटी के साथ में छेड़खानी की जाएगी, उनको मैनिपुलेट किया जाएगा। न्यूरो टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट में इंडिविजुअल्स की मेंटल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्री विल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रपोज किए गए हैं। इन सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स को बुलाया जा रहा है क्या? न्यूरो राइट्स। और ये जो न्यूरो राइट्स हैं इनके 5 पिलर्स हैं। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं? पहला इंपॉर्टेंट पिलर है पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी के तहत ये कहा जा रहा है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी चाहे जितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में न्यूरो टेक्नोलॉजी को इंसान के सेंस ऑफ सेल्फ के साथ में छेड़खानी करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज बोलें तो न्यूरो टेक्नोलॉजी को इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी के साथ में छेड़खानी करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है फ्री विल। और फ्री विल में क्या कहा जा रहा है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी को इंसान को मैनिपुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। इंसान का डिसीजन अपना होना चाहिए, उसको डिसीजन फ्रीली लेने की पावर होनी चाहिए। न्यूरो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जाना चाहिए उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? फ्री विल। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है मेंटल प्राइवेसी। और मेंटल प्राइवेसी के तहत ये कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान के ऊपर ये जो ब्रेन एक्टिविटीज हैं वो उसकी कंसेंट के बिना यूज नहीं की जानी चाहिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है मेंटल प्राइवेसी। चौथा इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायसेस। कि ये जितना भी डेटा ऑब्टेन किया जाएगा न्यूरो टेक्नोलॉजीज के थ्रू, इस डेटा को किसी भी इंसान के साथ में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायसेस। और पांचवा इंपॉर्टेंट पिलर है इक्वल एक्सेस। कि जैसे जैसे न्यूरो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी
इसके जो भी एडवांटेजेस हैं, इसके जो भी फ़ायदे हैं, वो सभी लोगों के लिए बराबर तौर पे अवेलेबल होने चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं न्यूरो राइट्स के? एक है पर्सनल आइडेंटिटी, दूसरा है फ्री विल, तीसरा है मेंटल प्राइवेसी, चौथा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायसेस और पांचवा है इक्वल एक्सेस। हमें क्या याद रखना है? न्यूरो राइट्स होते क्या हैं? दे आर प्रपोज्ड सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिजाइन टू सेफगार्ड इंडिविजुअल्स मेंटल प्राइवेसी, पर्सनल आइडेंटिटी एंड फ्री विल एज द न्यूरो टेक्नोलॉजीज डेवलप। एक सवाल ये भी आता है कि इंडिया में न्यूरो राइट्स की स्थिति क्या है, और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं आई है कि न्यूरो राइट्स को मैनेज करने के लिए अलग से कानून लाया जाए। इंडिया में अभी इनफ लॉज हैं जो कि न्यूरो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी का भी पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो उसकी कंसेंट के बिना नहीं किया जा सकता है, और इसमें न्यूरल डेटा को भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा एक्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, और ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 है ये बहुत ढंग से मेंटल हेल्थ राइट्स के बारे में बातचीत करता है और न्यूरो राइट्स को सपोर्ट करता है। फिर तीसरा एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 है इसमें डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी को कवर किया गया है। फिर एक कमेटी है नेशनल बायो एथिक्स कमेटी, और ये जो नेशनल बायो एथिक्स कमेटी है ये देखती है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के क्या क्या एथिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी के एथिकल इम्प्लीकेशंस को ये स्टडी करती है और फिर उस स्टडी के बेसिस पे फॉर्मल रिकमेंडेशन देती है। तो हमारे यहाँ पे नेशनल बायो एथिक्स कमेटी भी है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बड़ी सिंपल है कि अलग से कोई कानून नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इतने सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में जो कि न्यूरो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 और नेशनल बायो एथिक्स कमेटी भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है। जुडिशरी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? जुडिशरी बहुत क्लियर है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है। पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का बहुत पॉपुलर आपने सुना होगा। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का केस है। और अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, इसका एक सीधा सा मतलब क्या है कि ये इम्प्लिसिट है कि राइट टू प्राइवेसी इन थॉट्स इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट टू प्राइवेसी भी है और राइट टू प्राइवेसी इन थॉट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। कई सारे रीजंस ऐसे हैं दुनिया भर में जिन्होंने लीगली न्यूरो राइट्स को रिकॉग्नाइज किया है, जैसे चिली है, जैसे कोलोराडो है। न्यूरो राइट्स क्या होते हैं होपफुली आपको समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद बात आती है फ्लोर टेस्ट के बारे में। फ्लोर टेस्ट ये पिछले साल कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में रहा है, कभी हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में तो कभी महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लोर टेस्ट होता क्या है? एक तो फ्लोर टेस्ट को ट्रस्ट वोट भी बुलाया जाता है और वोट ऑफ मेजॉरिटी भी बुलाया जाता है। फ्लोर टेस्ट को ट्रस्ट वोट भी बुलाया जाता है और वोट ऑफ मेजॉरिटी भी बुलाया जाता है। और फ्लोर टेस्ट क्यों किया जाता है? ये देखने के लिए कि जो सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उस एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अभी भी लेजिस्लेटिव हाउस में मेजॉरिटी सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखने के लिए कंडक्ट करवाया जाता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट जो है वो पार्लियामेंट में हो सकता है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी सपोर्ट देखने के लिए, और स्टेट असेंबलीज में भी हो सकता है, स्टेट असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट देखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो टर्म है फ्लोर टेस्ट, ये टर्म फ्लोर टेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही फंसाती है प्रीलिम्स में कि जो टर्म है फ्लोर टेस्ट इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कहीं भी स्पेशली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, फ्लोर टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो फ्लोर टेस्ट को कौन बुला सकता है? अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर बुला सकते हैं, अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, और अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकते हैं, बोल सकते हैं। गवर्नर को ये पावर मिली हुई है आर्टिकल 163 के अंडर। और फ्लोर टेस्ट जो है
वो सेंटर में सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है। अच्छा, वोटिंग का क्या प्रोसेस रहता है फ्लोर टेस्ट के दौरान? जो भी इलेक्टेड एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज इन केस ऑफ लोकसभा और एमएलएज इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होते हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो वॉइस वोट लिया जाता है, एमएलएज को खड़े करके पूछा जाता है कि भैया चिल्लाओ, सपोर्ट में हो या नहीं हो, हाँ या ना बोलो। वॉइस वोट लिया जाता है, वर्बली एमएलए से एमपी से पूछा जाता है। अगर वर्बली क्लियर हो जाए तो ठीक है, अगर वर्बली क्लियर नहीं होता तो फिर वोटिंग करवा ली जाती है प्रॉपर। मिनिमम मेजॉरिटी कितनी चाहिए सपोर्ट दिखाने के लिए? हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग +1। हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग +1 अगर मेजॉरिटी है तो फ्लोर टेस्ट क्लियर हो जाता है। और अगर टाई हो जाता है तो टाई के केस में स्पीकर जो है वो डिसाइडिंग वोट को कास्ट करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है फ्लोर टेस्ट को चेक करने का। इसी में एक और टर्म है कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसी सिचुएशन जब एक से ज़्यादा इंसान क्लेम कर रहा हो कि वो सरकार बना सकता है, हाउस में किसी के पास में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, और सिचुएशन ऐसी है कि एक से ज़्यादा इंसान ये क्लेम कर रहा है कि भाई मैं भी सरकार बना सकता हूँ, मैं भी सरकार बना सकता हूँ, तो जो फ्लोर टेस्ट बुलवाया जाएगा उसको बुलाया जाता है कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। व्हेन द मेजॉरिटी इज नॉट क्लियर, द गवर्नर माइट कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन टू सी हु हैज़ द मेजॉरिटी। और सिंपल तरीका है कि मेजॉरिटी को काउंट कैसे किया जाता है? द मेजॉरिटी इज बेस्ड ऑन दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ये वॉइस वोट के थ्रू हो सकता है या प्रॉपर वोटिंग भी करवाई जा सकती है। वॉइस वोट से क्लियर हो जाए मेजॉरिटी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वॉइस वोट से क्लियर ना हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ किया जाता है प्रॉपर, या तो वैलेट यूज़ किया जाएगा या स्लिप्स यूज़ की जाएंगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ की जाएगी वोट को डलवाने के लिए। अच्छा, यहाँ भी वही सेम चीज़ है कि अगर टाई हो जाता है तो टाई के केस में स्पीकर के पास में पावर आ जाती है, स्पीकर कास्ट करता है अपना डिसाइडिंग वोट, और यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन है। गवर्नर अपने डिस्क्रिशन से, अपने सूझबूझ से, गवर्नर को जिसका लग रहा होता है कि हाँ यार ये इंसान सरकार बना सकता है, उस इंसान को बुलाता है इस कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार बनाने के लिए, अपना मेजॉरिटी सपोर्ट दिखाने के लिए। और इसके साथ फ्लोर टेस्ट की भी बातचीत खत्म हो गई। हम यही करने वाले हैं, हर रोज़ 3 या 4 टॉपिक्स छोटे छोटे उनको रिवाइज करते रहेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि दिमाग में चीज़ें चलती रहें, ताकि दिमाग में चीज़ें रिवाइज होती रहें। बहुत लंबे लंबे सेशंस रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।